Student, welcome to my YouTube channel Maya, and this is the 7th chapter of Civics Development of Agriculture in India. So let's start this video. First, answer the following question. What kind of crops are grown in your area? Make table accordingly. So आपके आसपास आपके एरिया में जिसे रहते हो वहाँ कौन कौन से क्रॉप उगते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल बनाना है. तो यहाँ मैंने लिखा है सीरियल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिर्फ 3 का नाम लिखा है मैंने. और भी ऐड कर सकते हैं. सिर्फ क्रॉप लिखा है शुगर कैन को लगाया जाता है जनवरी में और इसको कटिंग किया जाता है दिसंबर में. वैसे सेकंड वीट है, वीट को लगाया जाता है सितंबर में और कटिंग किया जाता है फरवरी में. वैसे राइस को लगाया जाता है जून में और नवंबर में से कटिंग किया जाता है. तो इस तरह से आपको टेबल बनाना है, अपने अकॉर्डिंग बनाना है. आप देखना कि अपने आसपास क्या क्या होता है उसके क्रॉप के बेस के अकॉर्डिंग आपको टेबल बनाना है. सेकेंड, हाउ विल लार्ज क्रॉप प्रोडक्शन लीड टू एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लेन. सो कैसे लार्ज स्केल में जो प्रोडक्शन करते हैं फूड का, ये क्रॉप का, ये रोज़गार देता है, काम देता है. सो लार्ज क्रॉप प्रोडक्शन गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल लाइव इन दैट एरिया. सो लार्ज स्केल में लार्ज अमाउंट में क्रॉप का प्रोडक्शन करने से जिस एरिया में जो लोग रहते हैं उनको रोज़गार मिल जाता है. Second, for various types of works of crops such as sowing, harvesting and cutting of crops, large number of workers are needed, which gives employment to the people. So बहुत से काम होते हैं जैसे कि उगाना, कटिंग करना, इन सब के लिए लार्ज नंबर में वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको काम मिल जाता है. तो इस तरह से जो लार्ज अमाउंट में क्रॉप प्रोडक्शन करने से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोज़गार मिलता है लोगों को. थर्ड, व्हाट इज़ द मिनिमम सपोर्ट रेट. वाई मिनिमम सपोर्ट रेट वॉज असेंशियल फॉर फार्मर्स. सो मिनिमम सपोर्ट रेट क्या होता है और ये मिनिमम सपोर्ट रेट कैसे फार्मर्स के लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है. मिनिमम सपोर्ट प्राइस और रेट इज़ द मिनिमम प्राइस इन विच फार्मर्स कैन सेल देयर क्रॉप्स इन द सोसाइटी. सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या रेट ये मिनिमम प्राइस है, कम से कम पैसे हैं, प्राइस है जिसमें फार्मर्स अपने जो क्रॉप्स है इसको सोसाइटी में बेच सकते हैं. कम से कम इतना बेच सकते हैं, इससे कम नहीं बेच सकते. इट इज़ असेंशियल टू फार्मर्स बिकॉज फार्मर्स कैन नॉट सेल देयर क्रॉप बिलो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस विच डू लॉस टू फार्मर्स. ये ज़रूरी असेंशियल है फार्मर्स के लिए क्योंकि इससे कम वे अपने क्रॉप को नहीं बेच सकते हैं सोसाइटी में. अगर ऐसा करते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा. फोर्थ, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स्ट्रा लैंड ऑफ जमींदार्स टू लैंडलेस फार्मर्स. व्हाट चेंजेस डिड इट ब्रिंग अबाउट इन देयर लाइफ्स. सो जो सरकार है उन्होंने ज़मींदार की जो एक्स्ट्रा ज़मीनें हैं उसको ऐसे किसान जिसकी ज़मीन ही नहीं है, ठीक है, उनको दे दी है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. तो ये उनके फार्मर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाएंगे. सो आंसर, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स्ट्रा लैंड ऑफ जमींदार टू लैंडलेस फार्मर्स. ड्यू टू दिस एम्प्लॉयमेंट आर जनरेटेड टू द फार्मर्स फैमिली. सो सरकार ने जो ज़मींदार की जो एक्स्ट्रा ज़मीनें हैं उसको लैंडलेस फार्मर को दे दी है, ठीक है, जिसके कारण उनके फैमिली, किसान की फैमिली को एक काम मिल जाएगा. The life of landless farmers are changed. The government taking land from zamindars and reduce taxes on land. Due to this, the life of farmer gets happy. So जो लैंडलेस फार्मर है उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी. जो गवर्नमेंट है उनके लैंड में, ज़मींदार के लैंड पे कम टैक्स लगाएगी और टैक्स कम कर देगी लैंड पे, जिसके कारण जो फार्मर की लाइफ है वो आसान हो जाएगी और खुशहाल रहेगी. फॉर दिस गवर्नमेंट मेक्स वेरियस अमेंडमेंट इन लॉ. इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत से कानून में सुधार करने चाहिए. फिफ्थ, इट वॉज नेसेसरी टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन ग्रेन प्रोडक्शन. वाई. ये ज़रूरी है कि इंडिया देश में सेल्फ सफिशिएंट ग्रेन प्रोडक्शन हो, सफिशिएंट अमाउंट में ग्रेन का प्रोडक्शन हो. क्यों. येस, इट वॉज नेसेसरी टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन ग्रेन प्रोडक्शन. मतलब हाँ, ज़रूरी है इंडिया को खुद के लिए सफिशिएंट अमाउंट में ग्रेन का प्रोडक्शन करना चाहिए. टुडे एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री.
क्योंकि जो आज के डेट में जो एग्रीकल्चर है इसके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिफोर इंडिपेंडेंस पीपल नॉट गेटिंग फूड बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट पीपल डाइड ड्यू टू हंगर। सो आज़ादी के पहले जो लोग थे उनको खाना नहीं पाते थे, ठीक है, जिसके कारण बहुत से लोगों की मौत जाती थी भूखमरी के कारण। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री द डिमांड ऑफ फूड इंक्रीजेस। फॉर दिस इट वॉज नेसेसरी टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन ग्रेन प्रोडक्शन। सो जैसे जैसे कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, वैसे से जो खाना की डिमांड है भी बढ़ते जा रही है। तो ये ज़रूरी है कि जो इंडिया है ये सेल्फ सफिशिएंट में ग्रेन का प्रोडक्शन करें। 6. After 1951 what major changes occurred in farming in India? सो 1951 के बाद क्या क्या मतलब इंडिया के फार्मिंग में क्या क्या चेंजेस आए, बड़े बड़े चेंजेस आए। आफ्टर 1951 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट लॉट ऑफ कैपिटल इन इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ड्यू टू दिस वेरियस टाइप्स ऑफ डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड। सो 1951 के बाद गवर्नमेंट ने, इंडिया के जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही खर्चा किया, सुधार किया इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट पे, जिसके कारण वेरियस टाइप के डैम्स और डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए। फ्रॉम दिस डे इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। प्रोडक्टिविटी ऑफ इरिगेशनल लैंड इंक्रीज एंड राइज इन क्रॉप प्रोडक्शन टू प्लेस। जो इरिगेशन फैसिलिटी है, प्रोडक्टिविटी ये भी बढ़ते गया, जिससे कारण क्रॉप का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1966 वेरियस चेंजेस ऑकर इन फार्मर्स लाइफ। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब 1966 में ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण बहुत से चेंजेस हुए फार्मर्स के लाइफ में। 7th, what has changed in agriculture before and after green revolution? Explain. So before green revolution, crops are imported from foreign countries and it was matter of crisis in country. So green revolution के पहले जो क्रॉप्स थे यानी फॉरेन कंट्री से यहाँ इस देश में लाया जाता था। ये क्या कारण था? ये कारण ये था कि हमारी कंट्री में फूड की कमी हो गई थी, क्रॉप की कमी हो गई थी। In year 1965 and 1966 country faced two drought which gives rise to crisis and low production of crops. और 1965 और 1966 में देश में 2 बार सूखा पड़ा, जिसके कारण क्रॉप से कमी भी हुई और क्रॉप को लो प्रोडक्शन भी हुआ। अब क्रॉप का प्रोडक्शन कम हुआ, इसके कारण क्रॉप की कमी हुई या फूड में कमी हुई। फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स गवर्नमेंट introduced various new policies in that green revolution in one. सो क्रॉप प्रोडक्शन के इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी टेक्निक पॉलिसीज ऐड किए ग्रीन रिवॉल्यूशन में। आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद फार्मर्स यूज्ड एडवांस सीड्स, मैन्योर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ड्यू टू दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप टू प्लेस। सो जो फार्मर्स ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो किसान थे एडवांस्ड सीड प्रोड्यूस यूज़ करने लगे, मैन्योर, खाद, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड इसे यूज़ करने लगे, जिसके कारण जो क्रॉप का प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। देयर वॉज नो नीड टू इम्पोर्ट क्रॉप्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड ऑल्सो नो क्राइसिस कंडीशन मेड इन अवर कंट्री। और यहाँ पर इसके कारण फॉरेन कंट्रीज से क्रॉप का या फूड का ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ा एज अ रिज़ल्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई क्राइसिस नहीं हुआ। 8. What problem did farmers of Punjab and Haryana have to face regarding environment? सो जो पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स है, किसान हैं, उनको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। सो देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय द फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन पंजाब एंड हरियाणा। In this region, farmers started advanced farming of rice and wheat. For this, various irrigation facilities are required. So, ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में स्टार्ट हुआ। इस रीजन के जो फार्मर्स थे वे एडवांस्ड फार्मिंग यूज़ करने लगे राइस और व्हीट के लिए। फॉर दिस इसके लिए वेरियस बहुत सारे अलग प्रकार की इरिगेशन फैसिलिटी दी गई, ये ज़रूरत थी उस टाइम। जैसे कैनाल हो गया, कैनाल की इरिगेशन होती है,
द फर्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू इन्वायरमेंट वॉज वाटर क्राइसिस। तो पहला प्रॉब्लम था इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो वाटर क्राइसिस, पानी की कमी, मतलब कि जहाँ क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है वो पानी नहीं पहुँच पा रहा है। द सेकेंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू इन्वायरमेंट वॉज लॉस इन सॉइल फर्टिलिटी। सेकेंड प्रॉब्लम था कि सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाना। नेक्स्ट, वाई न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग रिक्वायर्स लार्ज क्वान्टिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, वॉट आर इट्स डिसएडवांटेज व्हेन इट इज़ यूज्ड इन एक्सेस। सो क्यों न्यू मेथड में, मतलब फार्मिंग के न्यू मेथड में लार्ज क्वान्टिटी में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं। अगर इसका ज़्यादा यूज़ किया जाए तो इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या नुकसान है। तो आंसर, न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग रिक्वायर लार्ज क्वान्टिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। सो नए मेथड में फार्मिंग के लार्ज क्वान्टिटी में केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। ड्यू टू दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स आर टुक प्लेस, बट there is a disadvantage of using chemical fertilizers if these are used in large quantity. अब यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने के कारण क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, लेकिन इसका यूज़ ज़्यादा यूज़ करने से इसके कुछ नुकसान भी हैं, इसके नुकसान भी बहुत है। यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स इन लार्ज क्वान्टिटी द सॉइल ऑफ फार्म बिकम इनफर्टाइल विच गिव लो प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप। अगर केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ किया जाए लार्ज क्वान्टिटी में तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है ये कम हो जाती है, मतलब कि ये उपजाऊ से अनउपजाऊ बन जाता है, जिसके कारण लो प्रोडक्शन में क्रॉप होते हैं। और भी कारण है, इसके कारण जो बैक्टीरिया होते हैं, जो भी लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल के इनसाइड, जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है केमिकल फर्टिलाइजर के कारण। 10th, व्हाट आर द मेथड्स टू मेक सॉइल फर्टाइल। सो सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए क्या क्या मेथड हैं। तो देयर आर वेरियस मेथड टू मेक सॉइल फर्टिलाइजर। सो बहुत से मेथड है। पहला, हाईली प्रोडक्टिव एंड हाई क्वालिटी सीड्स आर यूज्ड। इसके लिए हाई प्रोडक्टिव और हाई क्वालिटी के सीड यूज़ करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करना चाहिए कि केमिकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, सॉइल फर्टाइल को इनफर्टाइल कर देता है। हमें एडवांस्ड मशीन से यूज़ करना चाहिए। हमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक करना चाहिए, इतना लार्ज अमाउंट में नहीं करना चाहिए। What are the advantage and disadvantage of using improved seed and natural seeds? So improved seed और natural seeds के यूज़ करने के फ़ायदे और नुकसान को बताने हैं। So improved seeds increase the production of crops in large quantity. The disadvantage of improved seed is that it makes land infertile after long time. So improved seed का यूज़ करने से large quantity में क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। इम्प्रूव्ड सीड का यूज़ करने से, लंबे समय तक यूज़ करने से जो लैंड होती है इनफर्टाइल बन जाती है। नेचुरल सीड, द नेचुरल सीड्स इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। नेचुरल सीड का यूज़ करने से क्रॉप का प्रोडक्शन तो होता है। द डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल सीड्स इज़ दैट नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। लेकिन इसका यूज़ करने से उतना ज़्यादा खास क्रॉप का प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट नहीं होता जितने ज़्यादा इम्प्रूव्ड सीड को यूज़ करने से होता है। और एक और है, इसका यूज़ करने से जो इन्फेक्शस प्लांट होते हैं या फिर ड्रॉ प्लांट ऐसे हो गए, वो वैसे ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते जाते हैं, लेकिन इम्प्रूव्ड सीड अलग होते हैं, उसे बनाया जाता है। 12th, फ्रॉम वेयर डू यू गेट द मनी टू फुलफिल द डेली नीड्स ऑफ योर फैमिली। सो पैसे कहाँ से पाते हो, इनकम कहाँ से आती है कि फैमिली चलाने के लिए, घर चलाने के लिए। सो आंसर, आई गॉट मनी फ्रॉम माई फार्म टू फुलफिल द डेली नीड्स ऑफ माई फैमिली बाय क्रॉपिंग वेरियस वेजिटेबल्स एंड लीफी वेजिटेबल्स। सो मेरे यहाँ मेरी इनकम आती है मेरे फार्म से। अपने परिवार की बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप की वेजिटेबल्स लगाते हैं और लीफी वेजिटेबल्स लगाते हैं, मतलब भाजी ये सब। 13, व्हाट प्लान्स हैव बीन मेड बाय गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स, नेम देम। सो फार्मर्स के कल्याण के लिए वेलफेयर के गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लान बनाए गए हैं। सो वेरियस स्कीम्स आर मेड बाय गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। एक तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, MSP एंड ई-नाम। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 8। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।